हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिविजन विद योगेश में। तो साथियों, अपनी बात चल रही थी मेवाड़ महाराणा सांगा के बारे में। सांगा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का कौन सा शासक बना। उसके बाद में हमने रानी कर्मावती के बारे में पढ़ा। जब बहादुर शाह रानी कर्मावती पर अटैक करता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है 1534-35 के अंदर। उसके बाद में जब रानी कर्मावती ने जौहर किया, तो उस जौहर की जानकारी के बारे में मैंने बताया कि पुर ताम्र पत्थर में लिखा गया है कि रानी कर्मावती ने जब जौहर किया था उससे पहले दान किया था। उसके बाद में मेवाड़ का महाराणा कौन बना या मेवाड़ का अगला शासक किसे बनाया गया, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, उसमें रानी कर्मावती ने जौहर किया था। और रानी कर्मावती ने जब जौहर किया था तो उस समय केसरिया किसने किया, तो मैंने आपको बताया बाघ सिंह ने किया था। बाघ सिंह कौन था? ये देवलिया। देवलिया कहाँ पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। देवलिया का दीवान था, इसे देवलिया दीवान कहा जाता है। बाघ सिंह ने जौहर केसरिया किया व रानी कर्मावती ने जौहर किया। उसके बाद में कहते हैं कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। अब 34-35 के बाद में जब मेवाड़ में कोई शासन करने वाला नहीं था, उस समय मेवाड़ का राजा है वो बनवीर को बनाया गया। आज हम बनवीर के बारे में पढ़ेंगे कि बनवीर कौन था, किन परिस्थितियों में इसे मेवाड़ का कुछ समय के लिए शासक बनाया गया। उसके बाद में बनवीर की जो राजनीतिक लालसा है वो बढ़ी और उसने मेवाड़ का राजा बनने के लिए ठानी और किस प्रकार वह विक्रमादित्य व उदय सिंह की हत्या करना चाहता है और मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बनवीर के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि बनवीर, मैंने लिखा है बनवीर। बनवीर के बारे में पढ़ेंगे अपन। बनवीर, बनवीर, ये बनवीर कौन था? इस बनवीर के बारे में अगर अपन बात करें तो कहते हैं ये जो बनवीर था, तो पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा के तीन पुत्र थे मुख्य, जिसमें पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, दूसरा मैंने बताया था जयमल, और उसके बाद में राणा सांगा। रायमल के तीन पुत्र बताए थे मैंने। तो राणा सांगा यानी जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसकी एक दासी का पुत्र है, वो कौन है? बनवीर है। यानी बनवीर कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसे क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। इस पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की एक दासी कह दो या पासवान कह दो, दासी या इसकी एक पासवान थी, पासवान का पुत्र था। बनवीर कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उसकी एक दासी या उसकी पासवान थी, उसका पुत्र था बनवीर। तो कहा जाता है कि 34-35 के बाद में कुछ समय के लिए मेवाड़ का जो राजा है वो किसको बनाया गया? बनवीर को बनाया गया। अब जब बनवीर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक राजा बनने की जो इच्छा है, वो लालसा बढ़ी। और उसने क्या सोचा कि क्यों न मेवाड़ का राजा सदैव के लिए मैं बन जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, जब जो सांगा के दो पुत्र बचे हुए थे कर्मावती के, एक का नाम था विक्रमादित्य, दूसरा का नाम था उदय सिंह। अब विक्रमादित्य व उदय सिंह को रानी कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा हुआ था उससे पहले उनको ननिहाल भेज दिया था। उनका ननिहाल कहाँ था? बूंदी के अंदर था। बूंदी की हाड़ी रानी थी कर्मावती, तो उन्हें क्या कर दिया था? दोनों को बूंदी भेज दिया था। अब बनवीर क्या चाहता है कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारकर मेवाड़ का राजा है वो स्थायी रूप से बनना चाहता है। तो बनवीर ने क्या किया, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। क्या कर दी? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो कर्मावती का बड़ा पुत्र था विक्रमादित्य, जो कि मेवाड़ का राजा बनेगा आगे, इस विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी? हत्या कर
कर दी, इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और अब बनवीर क्या चाहता है, उदय सिंह को भी मारना चाहता है। जो छोटा पुत्र था कौन था, उदय सिंह। कर्मावती का छोटा पुत्र कौन था, उदय सिंह। अब बनवीर क्या चाहता है, अब बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, चाहता है। क्योंकि जब तक उदय सिंह जिंदा है तो मेवाड़ के महाराणाओं का वंशज जिंदा है, और उदय सिंह के जिंदा रहते हुए बनवीर कभी मेवाड़ का स्थायी राजा नहीं बन सकता। तो मेवाड़ के महाराणाओं का वंश मिटा करके बनवीर खुद का राज्य स्थापित करके मेवाड़ का स्थायी रूप से राजा बनना चाहता है। तब कहते हैं कि बनवीर ने उदय सिंह को मारने की क्या बनाई, प्लानिंग बनाई। क्या बनाई, प्लानिंग। तभी कहते हैं उदय सिंह की एक धाय माँ थी। यानी उदय सिंह की धाय माँ क्या होती है, किसी बच्चे का लालन पालन करने वाली जो माँ होती है वो उसकी क्या होती है, धाय माँ। अब इसका जो लालन पालन पोषण करने वाली इसकी जो धाय माँ थी उदय सिंह की, उसका नाम था पन्ना। इसकी जो धाय माँ थी, धाय माँ, उसका नाम था पन्ना। क्या था, पन्ना। पूछा भी जाता है उदय सिंह की धाई माँ का नाम क्या था, पन्ना। कहते हैं इस पन्ना के एक पुत्र था। क्या था, एक पुत्र। इस पन्ना का जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम था, पन्ना के पुत्र का नाम था चंदन। क्या था, चंदन। याद रखना है ये। जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था, इस बात का पता किसको चला, इसकी धाय माँ पन्ना को चला। तो पन्ना ने क्या किया कि जो चंदन के कपड़े थे, यानी उदय सिंह के कपड़े थे, वो चंदन को पहनाए और उदय सिंह की जगह उसको सुला दिया। उदय सिंह की जगह उसको सुला दिया। और उदय सिंह को यहां से महलों से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भेज देती है। तो यहां से पूछा जाता है कि पन्ना ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए, तो चंदन के। याद रखना है, धाय माँ थी पन्ना, पन्ना का पुत्र था चंदन, और चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह के प्राण बचाते हैं। तब कहते हैं कि बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए आया तो उसे आगे चंदन सोया हुआ मिला, उसने चंदन की हत्या कर दी, और बनवीर समझता है कि उसने उदय सिंह की हत्या कर दी। लेकिन दाई माँ क्या करती है, उदय सिंह को यहां से महलों से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है। कहां पे ले जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। पन्ना धाये, पन्ना धाये, पन्ना धाये उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन से दुर्ग में, याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा देती है, पहुंचा देती है। छोटी क्लासों में हमने कहानियां भी सुनी है कि पन्ना धाय है, फलों की टोकरी में उदय सिंह को लेटा करके कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा देती है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाती है। वही बातें हैं यहाँ पे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा देती है। जब ये कुंभलगढ़ दुर्ग में वहां पर लेके गई थी तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस समय जो कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग था, इसका जो किलेदार था उसका नाम क्या था, कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था, उसका नाम था, याद रखना है, किलेदार। किलेदार कौन था उसमें, आशा देवपुरा। क्या था, आशा देवपुरा। इसका नाम क्या था किलेदार का, आशा देवपुरा। अब आशा देवपुरा के पास जब ये लेके गई कि ये मेवाड़ का जो वंशज है उदय सिंह है, इसको बनवीर मारना चाहता है, आप इसको शरण दीजिए। तो पहले तो आशा देवपुरा मना कर देता है इसको रखने के लिए। बाद में कहते हैं कि आशा देवपुरा की जो माता थी उसने कहा, उसके कहने पर उदय सिंह को इसने शरण दे दी थी। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक बात और याद रखनी है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसे मेवाड़ महाराणाओं की शरण सतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ महाराणाओं की शरण सतली। क्या कहा जाता है इसे, मेवाड़ महाराणाओं की शरण सतली कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं की शरण सतली कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ महाराणाओं, महाराणाओं की शरण सतली,
शरणसतली कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन शरणसतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन शरणसतली। याद रखना है इसको, संकटकालीन। यानी संकट की स्थिति में मेवाड़ महाराणा शरण कहां पे लेते जाके थे? वो लेते थे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। अब उदय सिंह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उसका पालन पोषण हो रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह जवान हो रहा है। लेकिन बनवीर क्या सोच रहा है कि उसने उदय सिंह की हत्या कर दी है, लेकिन वास्तव में हत्या किसकी की थी उसने? चंदन की। किसकी की थी? चंदन की। अब 1540 ईस्वी, कब है? 1540 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जवान हुआ, और उदय सिंह को जब पता चला कि इस प्रकार बनवीर है, उसने हमारा राज्य हड़प रखा है और खुद क्या है, वहां का राजा बना हुआ है, तो उदय सिंह क्या करता है? बनवीर पर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। और उदय सिंह व बनवीर के मध्य एक युद्ध होता है जिसे मालवी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवी का युद्ध कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मालवी का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो याद रखना है 1540 ईस्वी के अंदर उदय सिंह व बनवीर के मध्य हुआ। याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं मालवी के युद्ध की। अब उदय सिंह जवान हो चुका है और बात है 1540 ईस्वी की। 1540 ईस्वी की यहां पे लिख रहा हूं मैं, मालवी का युद्ध। इसे याद रखना है अपने को, मालवी, मालवी का युद्ध। मालवी का युद्ध, सबसे पहले यही याद रखना है कि मालवी का युद्ध किन के मध्य हुआ। मालवी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो इधर कौन है? मेवाड़ के अंदर बनवीर। कौन बैठा है? बनवीर वर्सेस किसके मध्य होगा? उदय सिंह। उदय सिंह के मध्य हुआ कब था? 1540 ईस्वी के अंदर। ये दिनांक भी याद रखनी है। मालवी का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में, बनवीर व उदय सिंह के बीच में। अब याद रखना है कि मालवी स्थान पड़ता कहां पे है, तो मालवी स्थान है ये उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में एक स्थान है मालवी, वहां पर इनके मध्य युद्ध हुआ था, उदयपुर में। अब एक बात इसमें और याद रखनी है कि जब मालवी का युद्ध हुआ था, उस समय उदय सिंह की सहायता करने के लिए मारवाड़ से एक बंदा आया था। कौन आया था? विशेष तौर से याद रखना है, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मालवी के युद्ध में उदय सिंह की सहायता किसने की, तो याद रखा जाना चाहिए कि इसके अंदर जो उदय सिंह की सहायता है वो कौन करता है? उदय सिंह की सहायता मारवाड़ का एक बंदा है। मारवाड़, मारवाड़ जो कि मेवाड़ के पास एक रियासत पड़ती है, और मारवाड़ का बंदा था मालदेव। क्या था? मालदेव। मालदेव, विशेष तौर से याद रखना है कि मालदेव ने उदय सिंह का सहयोग किया, उदय सिंह की सहायता की, सहायता की। अब ये बात क्यों बता रहा हूं कि जब उदय सिंह 1540 ईस्वी में बनवीर से के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो मालदेव और उदय सिंह की क्या है? मित्रता है। इससे क्या बनता है? पता चलता है हमें कि उदय सिंह और मालदेव एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र हैं तभी मालदेव उदय सिंह की क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मालवी का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? याद रखना है, बनवीर व उदय सिंह के मध्य। इसमें जीता कौन सा? तो उदय सिंह जीता था भाई। कौन जीता था? विजयी कौन हुआ था इसके अंदर? उदय सिंह। हारा कौन था? बनवीर। बनवीर को हराकर यहां से भगा दिया था, और उदय सिंह मेवाड़ का क्या है? चित्तौड़ का शासक बन जाता है। उसके बाद में क्या हुआ कि एक बात और याद रखनी है इसमें कि जो मालदेव था मारवाड़ का, कौन था? मारवाड़ का मालदेव। मारवाड़ का कौन है? मारवाड़ का कौन है? मालदेव। मालदेव, मारवाड़ का मालदेव है। इसकी एक साली है, साली कहते हैं ना, इसकी पत्नी की बहन, यानी इसकी साली है जिसका नाम है, क्या है? साली का नाम है इसकी जाली रानी। क्या है? जाली रानी। जाली रानी, क्या नाम है इसका? जाली रानी। ये जाली रानी है कहां की? ये है खेरवा। खेरवा कहां पे पड़ता है? पाली के अंदर। खेरवा पाली की है, पाली की। अब मालदेव व इधर कौन है? उदय सिंह। मालदेव और उदय सिंह, दूसरा बंदा कौन है? उदय सिंह। मालदेव और उदय सिंह,
उदय सिंह, ये दोनों मित्र थे, लेकिन इनके मध्य विवाद होता है। क्यों होता है कि ये जो मालदेव है ये अपनी साली जाली रानी से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। लेकिन उदय सिंह इसका फायदा उठाता है और उदय सिंह क्या करता है, इस जाली रानी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। शादी करना कौन चाहता है, मालदेव चाहता है। मालदेव इससे शादी करना चाहता है। क्या करना चाहता है, शादी, शादी करना चाहता था। लेकिन शादी किसने कर ली, उदय सिंह ने, फायदा उठाया उदय सिंह ने। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में क्या हो गई, अनबन हो गई। क्योंकि शादी करना कौन चाहता था, मालदेव। मालदेव ने कहा कि मेरी साली, इससे शादी मैं करूंगा। लेकिन शादी कौन करके ले गया, उदय सिंह। इससे मालदेव बड़ा नाराज हुआ और इन दोनों के मध्य क्या हो गई, अनबन हो गई। इनकी जो मित्रता है वो टूट गई थी यहाँ पे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उदय सिंह ने इसकी शादी किससे की थी, जाली रानी से। इसलिए इस झाली रानी का मालिया बनवाया था कहां पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में। पूछा जाता है कि झाली रानी का मालिया कहां पे है, झाली रानी, झाली रानी का मालिया, मालिया, झाली रानी का मालिया कहां पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखना है, झाली रानी का मालिया कहां पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। झाली रानी से शादी कौन करता है, उदय सिंह। करना कौन चाहता था, मारवाड़ का मालदेव करना चाहता था। ये बातें विशेष तौर से याद रखनी है। उसके बाद में क्या हुआ था, एक युद्ध और बताता हूं मैं इनके आगे, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, हरमाड़ा का। सबसे पहले याद रखना है कि हरमाड़ा पड़ता कहां पे है। तो हरमाड़ा जो स्थान है वो उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पे है, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हरमाड़ा का युद्ध। मैं युद्ध बता रहा हूं दो तीन आपको। पहले मैंने बताया मालवी का युद्ध, उसके बाद में होता है हरमाड़ा का युद्ध। ये जो हरमाड़ा स्थान है ये अजमेर के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है, अजमेर के अंदर। अब मैंने आपको बताया हरमाड़ा का युद्ध, तो याद रखना है किन के मध्य हुआ था। ये हुआ था, अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था हाजी खां पठान। क्या था, अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था हाजी खां पठान। क्या था, हाजी खां पठान। इधर मेवाड़ का कौन है, मेवाड़ का है वो आपका उदय सिंह। कौन है मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में कौन बैठा है, उदय सिंह। कौन है, उदय सिंह। अब क्या कारण हुआ, ये आपस में क्यों लड़ लिए, इनका कारण क्या था। इनका कारण यह था, बताया जाता है कि उदय सिंह ने कभी हाजी खां पठान की किसी युद्ध के अंदर सहायता की थी। जब दोनों ये मित्र थे तब पहले हाजी खां पठान की सहायता कौन करता है, उदय सिंह। तो हाजी खां पठान बड़ा खुश हुआ और हाजी खां पठान ने उदय सिंह को कहा कि दोस्त मांगो, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तब कहते हैं उदय सिंह बड़ा चालाक आदमी था और हाजी खां पठान के पास एक सुंदरी थी। क्या थी, सुंदरी थी, जिसका नाम था रंगराय। हाजी खां पठान के पास एक सुंदरी थी जिससे हाजी खां पठान बेहद प्रेम करता था और उस सुंदरी का नाम था रंगराय। क्या था, रंगराय। रंगराय क्या था, रंगराय। तो उदय सिंह ने क्या किया कि आप तो मुझे रंगराय दे दो। क्या दे दो, रंगराय। हाजी खां पठान ने कहा यार कमाल की बात कर रहा है, इससे मैं प्रेम करता हूं, मेरी प्रिय सुंदरी है ये मैं तेरे को कैसे दे सकता हूं। तो उदय सिंह ने कहा नहीं, अगर देना है तो मुझे रंगराय दो। तब कहते हैं कि हाजी खां पठान ने मना कर दिया और रंगराय नहीं दी। रंगराय को नहीं दिया तो उदय सिंह ने कहा अगर तुम ऐसे नहीं देगा तो मैं तेरे से युद्ध करके क्या कर लूंगा, रंगराय को छीन लूंगा। तो याद रखना है हरमाड़ा का युद्ध क्यों हुआ, उदय सिंह व हाजी खां पठान के मध्य हुआ था। कारण क्या था, रंगराय। क्योंकि उदय सिंह चाहता था रंगराय को और हाजी खां पठान किसी भी सूरत के अंदर रंगराय को उदय सिंह को देना नहीं चाहता। अब उदय सिंह रंगराय को हाजी खां पठान से छीनने के लिए क्या करता है, युद्ध करता है। युद्ध होता कहां पे है, हरमाड़ा नामक स्थान पे होता है। हरमाड़ा पड़ता कहां पे है, अजमेर के अंदर। और हुआ कब था, तो ये बात है 1557 ईस्वी की। कब की है, 1557 के अंदर। 1557 के अंदर हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1557 में, हाजी खां पठान और उदय सिंह के मध्य। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि इस हरमाड़ा के युद्ध के अंदर उदय सिंह का शत्रु कौन बन गया है, मालदेव बन गया था। क्यों बना था, जाली रानी को लेकर। अब मालवी के युद्ध हुआ था उसके अंदर तो उदय सिंह का सहयोग करता है मालदेव। लेकिन जब ये हरमाड़ा का युद्ध हुआ था
तो इसमें कहते हैं कि मालदेव हाजी खां पठान का सहयोग करता है। किसका सहयोग करता है, यह बात भी याद रखनी है कि मारवाड़ा के युद्ध में मालदेव ने किसका सहयोग किया था, तो हाजी खां पठान का। मालदेव क्या करता है इसका, मालदेव हाजी खां पठान का सहयोग करता है। ये बातें अपने को याद रखनी है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे बीच के युद्ध हैं। जैसे मालवी के युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है, हरमाड़ा के युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता था, है क्या कारण था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, इस बारे में अपने को याद रखना है। और ये मालदेव की जो मैंने बातें बताई हैं, ये भी विशेष तौर से याद रखनी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम उदय सिंह के बारे में। तो सबसे पहले उदय सिंह के बारे में बताऊं आपको, तो उदय सिंह के बारे में अपने को क्या याद रखना है। उदय सिंह, अब मैंने बताया है आपको उदय सिंह, मैंने लिखा है उदय सिंह। उदय सिंह अब क्या है, मेवाड़ का राजा है। चित्तौड़ का राजा कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में अगर बताऊं मैं, तो उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह का बेटा कौन था, उदय सिंह का बेटा था प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और प्रताप का बेटा कौन था, अमर सिंह। कौन था, अमर सिंह, ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको, अमर सिंह। अब कहते हैं कि जब अमर सिंह का जन्म हुआ था, उस समय उदय सिंह क्या करता है, इस अमर सिंह को लेकर कैलाशपुरी नागदा जाता है। अपने पोते अमर सिंह को लेकर कैलाशपुरी नागदा क्यों जाता है, क्योंकि कैलाशपुरी नागदा में क्या है, कैलाशपुरी नागदा, कैलाशपुरी नागदा के अंदर एक लिंगजी, क्या है, एक लिंगजी, जो कि मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता हैं। एक लिंगजी के दर्शन करवाने, के दर्शन करवाने के लिए नागदा जाता है। कौन, उदय सिंह अपने पोते अमर सिंह को लेकर। किसको लेकर, अमर सिंह को लेकर। यहां से नागदा गए, एकलिंग जी के दर्शन किए। उसके बाद में इससे आगे चले गए, ये कहां पे चले गए, आहाड़ चले गए। कहां पे गए, आहाड़। आहाड़ कहां पे पड़ता है, स्थान वर्तमान में उदयपुर में, आहाड़ गए। उसके बाद में थोड़े आगे और गए, और एक स्थान था जहां पर एक साधु निवास करता था। कौन करता था, साधु, साधु निवास करता था। इस साधु के कहने पर उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह ने क्या किया कि उदयपुर की स्थापना कर दी। जिस स्थान पर यह साधु निवास करता था, वहां पर एक शहर बसा दिया, और उसका नाम रख दिया अपने नाम पर उदयपुर। क्या रख दिया, उदयपुर। याद रखना है। इस साधु के कहने पर उदय सिंह ने क्या किया, 1559 में, कब, 1559 ईस्वी के अंदर, 1559 में उदयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, उदयपुर की, उदयपुर की स्थापना की। पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, उदयपुर की स्थापना किसने की, उदय सिंह ने। कब की थी, 1559 ईस्वी के अंदर। अब उदयपुर के कुछ नाम याद रखने हैं हमें, उपनाम, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदयपुर को क्या क्या कहा जाता है, उदयपुर के बारे में याद रखना चाहिए। इसको कहा जाता है पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। इसे कहा जाता है सितारों की नगरी। क्या कहा जाता है, सितारों की नगरी। और क्या उपनाम है इसका, इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। और क्या कहा जाता है, इसका एक उपनाम है माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी। क्या है, माउंटेन या फाउंटेन, फाउंटेन सिटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है सैलानियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग। याद रखना है। उदयपुर की स्थापना किसने की, उदय सिंह ने की। कब की, 1559 ईस्वी के अंदर। उदयपुर के उपनाम क्या है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, सितारों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन सिटी कहा जाता है, और सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है।
इसके बाद में क्या याद रखना है, देखिएगा ये बातें हमें उदय सिंह के बारे में याद रखनी है। उसके बाद में याद रखना है कि बात है 1545 ईस्वी की। कब की है? 1545 ईस्वी की। विशेष तौर से मैं बता रहा हूं आपको की पॉइंट 1545 की। कहते हैं 1545 ईस्वी के अंदर एक अफगान शासक था। क्या था? अफगानी था। अफगान शासक, अफगान शासक जिसका नाम था शेर शाह सूर। क्या था? शेर शाह सूर। शेर शाह सूर। इस शेर शाह सूर ने क्या किया कि मेवाड़ का राजा कौन है? उदय सिंह। क्या है? उदय सिंह। उदय सिंह। इस शेर शाह सूरी ने उदय सिंह पे आक्रमण किया 1545 ईस्वी के। जब उदय सिंह को ऐसा लगा कि मैं शेर शाह सूर का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो उदय सिंह ने क्या किया? चुपके से शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उदय सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली। और कैसे की? कि जब इसने आक्रमण किया तो उदय सिंह ने क्या कहा किया कि चित्तौड़ किले की जो चाबियां थी, चित्तौड़ किले की चाबियां शेर शाह, शेर शाह सूर के पास भिजवा दी, भिजवा दी। जब इसने आक्रमण से पहले ही चित्तौड़ किले की चाबियां शेर शाह सूर के पास भिजवा दी, तो शेर शाह सूर ने सोचा कि इसने तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, या मेरे से डर गया है, मेरे से युद्ध करना ही नहीं चाहता। इसलिए शेर शाह सूर ने क्या किया? आक्रमण ही नहीं किया और उसको अपने अधीनता स्वीकार कर ली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की? तो याद रखना है उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ का एक ऐसा शासक हुआ है जो कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, मेवाड़ का पहला शासक। याद रखना है। इस उदय सिंह ने क्या किया? अफगान, अफगानी कौन था? शेर शाह सूर। और उदय सिंह को क्या कहा जाता है? अफगानों की, क्या याद रखना है? अफगानों की अधीनता, अधीनता स्वीकार करने वाला, करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, पहला शासक कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में याद रखना है। 1545 में शेर शाह सूर कब आक्रमण करता है? 1545 में अधीनता स्वीकार करवा लेता है उदय सिंह को। उसके बाद में कहते हैं कि शेर शाह सूर की है वो मृत्यु हो जाती है, या कोई गोला दाग रहा था गोलियां, उसमें इसकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उदय सिंह पुनः क्या है? चित्तौड़ का अपना शासन संभालने लगता है। और उदय सिंह 1545 में शेर शाह सूर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बिना युद्ध किए चित्तौड़ किले की जो चाबियां हैं वो शेर शाह सूर के पास भिजवा देता है। और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन है? उदय सिंह है। कौन है? उदय सिंह। अब उसके बाद में चित्तौड़ के दो साके हो गए। पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर, जब राव रतन सेन था, खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका हुआ था कर्मावती के समय, जब बहादुर शाह गुजरात वाला आक्रमण करता है दो बार। एक तो 1533 के अंदर करता है, दूसरा फिर 1534-35 के अंदर आता है। उसके अंदर कर्मावती जौहर करती है, बाघ सिंह है वो आपका केसरिया करता है। अब होगा चित्तौड़ का तीसरा साका। याद रखना है चित्तौड़ का तीसरा साका किसके समय हो रहा है? इधर दिल्ली का शासक अपने कौन है? अकबर है। कौन है? अकबर। और चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। जब अकबर है वो चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा, तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में बात करेंगे हम। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, क्या याद रखना है इसमें? क्यों हुआ था ये? कब हुआ था? इधर मेवाड़ है, मेवाड़ यानी चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। इधर दिल्ली में कौन है? दिल्ली के अंदर आपका है अकबर। कौन है? अकबर। अकबर। अकबर अटैक करता है
1567 या कहीं पे इसको लिखा गया है 1568 के अंदर। 1567 या 68 के अंदर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह पर अटैक करता है। कौन? अकबर करता है। जब अटैक की प्लानिंग बनाता है अकबर, तब उदय सिंह और इसके जो सेनापति थे उन्होंने विचार किया कि पीछे का अगर इतिहास देखें तो जो मेवाड़ का मुख्य शासक है, महाराणा है, वो युद्ध के अंदर आगे जाकर लड़ा है। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो मेवाड़ शासक है, मेवाड़ का जो महाराणा है, उसको युद्ध भूमि में जाने ही नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? जाने ही नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उदय सिंह को मेवाड़ से बाहर निकाला चित्तौड़ के किले से और इन्हें गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया। क्या भेज दिया? गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया। और उदय सिंह है वो चित्तौड़ किला है वो किसको सौंप देते हैं? दो बंदे जो मैंने पहले पीछे आपको बताए थे, एक तो जैमल मेड़तिया और दूसरा है फत्ता चुंडावत। यानी उदय सिंह क्या करता है, इस आक्रमण से पहले गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? गिरवा, याद रखना है ये, गिरवा की पहाड़ियों में, गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। अच्छा, ये गिरवा की पहाड़ियों में चला गया तो किला किसको सौंप के गया था? एक बंदा था जैमल मेड़तिया। क्या था? जैमल मेड़तिया, मेड़तिया। ये वीरमदेव का पुत्र है, वही है जैमल मेड़तिया, मेड़ता के। दूसरा है फत्ता चुंडावत, फत्ता चुंडावत, फत्ता चुंडावत। ये दोनों साड़ब नहीं है आपस में। यानी फत्ता चुंडावत है, ये जैमल मेड़तिया क्या है? जीजा है, क्योंकि जैमल मेड़तिया की बहन थी फूल कुमार, उसकी शादी किसके साथ हुई है? फत्ता चुंडावत के साथ। ये फत्ता चुंडावत था कहाँ का? तो ये आमेठ का सामंत था। कहाँ का था? आमेठ का, याद रखना है इसको भी। आमेठ का सामंत था ये, आमेठ का, आमेठ का सामंत। अब उदय सिंह ने क्या किया कि जो चित्तौड़ किला था उसको जैमल मेड़तिया व फत्ता चुंडावत को सौंपकर खुद कहां चला गया? गिरवा की पहाड़ियों में। अब अकबर क्या करता है? 1567 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। आक्रमण करता है तो क्या करता है? चित्तौड़ के किले की दीवारों को डेली तुड़वाता है। लेकिन जैमल मेड़तिया क्या करता है? दिन में तोड़ी गई दीवारों को रात्रि में वापस चिनवा देता है जैमल मेड़तिया। अकबर बार बार प्रयास करता है। उसके बाद में अकबर को पता चला कि उदय सिंह किले के अंदर नहीं है और किले की जो सुरक्षा है वो किसके पास है? जैमल मेड़तिया के पास है। तो अकबर ने क्या किया? इस जैमल मेड़तिया को अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, क्योंकि जो चित्तौड़ का शासक है, मेवाड़ का शासक उदय सिंह है, वो राज्य या रियासत में नहीं है। तो क्यों न जैमल मेड़तिया को अपनी तरफ मिलाकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया जाए। तो अकबर जैमल मेड़तिया के पास मैसेज करता है। क्या करता है? जैमल मेड़तिया के पास इसने मैसेज किया कि मेड़तिया साहब आप ऐसा करो, मैसेज किया कि आप ऐसा करो, आपको मैं मेड़ता नागौर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मेड़ता नागौर, नागौर दे दूंगा। आप ये चित्तौड़ का जो किला है वो मुझे सौंप दो या मेरे अधिकार में कर दो। लेकिन जैमल मेड़तिया कहता है कि मेवाड़ महाराणा चित्तौड़ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो चित्तौड़ का सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, इसलिए चित्तौड़ का शासक मैं हूं। अगर तुम्हें चित्तौड़ चाहिए तो तुझे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, तभी तेरे को चित्तौड़ मिलेगा। मैं अपने स्वामी भक्ति का परिचय दूंगा। मैं किसी भी सूरत में उदय सिंह से विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जैमल मेड़तिया कोरा कोरा चिट्टा जवाब दे देता है अकबर को और मना कर देता है। तब कहते हैं कि एक दिन अकबर चित्तौड़ की दीवारों पे या चित्तौड़ के किले पर अटैक करता है, गोलियां बरसाता है। उसमें जैमल मेड़तिया के पैर में गोली लग जाती है और जैमल मेड़तिया क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। उसके बाद में जब चित्तौड़ किले की दीवारें तोड़ दी गई थी और अकबर की सेना ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था, तब जैमल मेड़तिया बहुत ही हताश था, क्योंकि आज युद्ध होने वाला है और मेरी बहादुरी का परिचय देने का समय आया है। ये जैमल मेड़तिया सोचता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे आज पैर घायल हैं, पैरों से मैं घायल हूं, युद्ध नहीं कर सकता। तभी कहते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या था? कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़।
कल्ला राठौड़, इसका नाम याद रखना है विशेष तौर से, कल्ला राठौड़। कहते हैं कि कल्ला राठौड़ जैमल मेड़तिया को अपने कंधों पे उठाते हैं। क्या करते हैं? जैमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं और बहादुरी के साथ लड़ता है कल्ला राठौड़, और इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। युद्ध के अंदर शहीद हो जाता है। इसी कारण इस कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता, चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। अब कहते हैं कि युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर एक टर्म होती है कि जब दुश्मन की सेना बड़ी है और हमारी सेना छोटी है, तो एक टर्म होती थी जिसे हम कहते थे साका। तो इसके अंदर क्या हुआ? साका हुआ। क्या हुआ? साका। अब साका हुआ है, इस साके के अंदर दो टर्में होती हैं। एक होता है जोहर। क्या होता है? जोहर। जोहर महिलाओं के द्वारा या रानियों के द्वारा किया जाता है। और एक होता है केसरिया। केसरिया क्या होता है? केसरिया। तो पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जौहर किसने किया? तो याद रखना है फूल कंवर ने। किसने? फूल कंवर। ये फूल कंवर कौन है? फत्ता चुंडावत की पत्नी है और जैमल मेड़तिया की क्या है? बहन है। फूल कंवर ने क्या किया? जौहर किया। केसरिया किसने किया? तो याद रखना है एक तो आपका जैमल मेड़तिया। कौन है? जैमल मेड़तिया। जैमल मेड़तिया। और दूसरा बंदा है जिसका नाम है फत्ता चुंडावत। फत्ता चुंडावत। कहते हैं कि ये दोनों बड़ी वीरता व बहादुरी के साथ लड़ते हैं और अकबर की सेना को नाकों लोहे के चने चबा देते हैं और वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तभी अब कहते हैं कि ये युद्ध में शहीद हो गए, मारे गए। उसके बाद में अकबर क्या करता है? चित्तौड़ के किले पर 25 फरवरी 1568 को अपना अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ है? 1568 में। और कहते हैं कि 25 फरवरी, याद रखना ये तारीख, 25 फरवरी 1568 को अकबर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। अपना अधिकार कर लेता है। कर लेता है। और अधिकार करने के बाद में कहते हैं कि अकबर यहां पर कत्ले आम करवाता है। लगभग 30,000 लोगों को जिंदा कटवा देता है। जिंदा कटवा देता है। अब कहते हैं कि जब युद्ध जीत गए थे अकबर युद्ध जीत गया था और फत्ता चुंडावत जैमल मेड़तिया इसमें शहीद हो जाते हैं। इस बात का पता जब उदय सिंह को चलता है, उदय सिंह कहाँ है? गिरवा की पहाड़ियों में। कहां पर है? गिरवा की पहाड़ियों में। तो उदय सिंह क्या करता है? चित्तौड़ नहीं आता। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों से कहां चला जाता है? गोगुंदा। उदय सिंह उदय सिंह साके के बाद या युद्ध के बाद, साके के बाद गिरवा से, कहां से? गिरवा से गोगुंदा चला जाता है। कहां चला जाता है? गोगुंदा में। गोगुंदा चला जाता है और अपनी राजधानी किसको बना लेता है? गोगुंदा को क्या करता है? राजधानी बना लेता है। बना लेता है। यही गोगुंदा में ही 28 फरवरी, कब याद रखना ये तारीख? 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या दिन था इस दिन? होली का दिन था। होली का दिन था और रविवार था इस दिन। क्या था? रविवार। यानी रविवार के दिन, उस दिन होली थी। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की गोगुंदा के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा, महाराणा प्रताप। कौन बनेगा? महाराणा प्रताप। अब कुछ बातें और बताऊं मैं इसमें आपको। कहते हैं कि अकबर ने जब तीसरा शाखा करवा दिया था, उसके बाद में
एक बंदा था जिसका नाम है बर्नियर। क्या है? इतिहासकार हुआ है बर्नियर, याद रखना है इसको। बर्नियर, क्या नाम है? बर्नियर। बर्नियर की एक बुक है जिसका नाम है द ट्रेवल ओ इन मुगल अंपायर। क्या है? द ट्रेवल इन मुगल अंपायर। इस बुक का नाम है ट्रेवल, ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, अंपायर। इस बुक के अंदर बर्नियर लिखता है कि अकबर है, अकबर, अकबर जैमल मेड़तिया। एक तो क्या है? जैमल मेड़तिया, वह फत्ता चुंडावत। दूसरा बंदा कौन था? फत्ता चुंडावत। फत्ता चुंडावत की बहादुरी से क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है कि किस बहादुरी से ये लड़े थे, बहादुरी से प्रसन्न होता है। और इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर क्या करता है अकबर? आगरा के किले में, कहां पर? आगरा, आगरा के किले में, आगरा के किले में क्या करता है? हाथी पर सवार, हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाता है। किनकी? फत्ता चुंडावत व जैमल मेड़तिया की मूर्तियां लगवाता है। ये बात याद रखनी है कि फत्ता चुंडावत व जैमल मेड़तिया की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले में किसने लगवाई? तो अकबर ने लगवाई। इस बात की जानकारी कौन देता है? बर्नियर। बर्नियर की बुक है ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब आगे जाकर औरंगजेब शासक बनता है, कौन बनता है? औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब पूछता है कि ये मूर्तियां किसकी है? तो उसके सेनापति बताते हैं कि या जो मंत्री हैं कि ये पुराने जो अपने बुजुर्ग हुए हैं उन्होंने है। जैसे अकबर हुआ था अपना दादा, उसने क्या की थी? ये मूर्तियां लगवाई थी। तो औरंगजेब क्या करता है? इन मूर्तियों को तुड़वा देता है। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था, इन मूर्तियों को तुड़वा दिया, तुड़वा दिया था। अब यह बात तो हो गई। एक बात और याद रखनी है कि ऐसी ही मूर्तियां फत्ता चुंडावत और जैमल मेड़तिया की बीकानेर का जो किला है, जूनागढ़ दुर्ग, कौन है? बीकानेर का किला, बीकानेर। बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़। कौन सा है? जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग का जो सूरजपोल गेट है, कौन सा है? सूरजपोल गेट। जब हम प्रवेश करते हैं जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, सूरजपोल गेट में जाते हैं, तो वहां पर भी हाथी पर सवार क्या है? हाथी पर सवार जैमल में मूर्तियां हैं। किसकी हैं? जैमल मेड़तिया और फत्ता चुंडावत की मूर्तियां लगवाई। किसने? बीकानेर यानी जूनागढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? तो राय सिंह ने। किसने बनवाया था? राय सिंह, राय सिंह है। राय सिंह ने बनवाया था। और राय सिंह ने क्या किया था? सूरजपोल गेट पर हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी। किसकी? फत्ता चुंडावत और जैमल मेड़तिया। किसकी लगवाई थी? फत्ता चुंडावत और जैमल मेड़तिया। ये दोनों बातें याद रखनी है। जैमल मेड़तिया मूर्तियां लगवाई थी। अब इसके बाद में एक कोटेशन याद रखना है लास्ट के अंदर, उदय सिंह के अंदर, कि कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा सांगा, यानी राणा सांगा वह महाराणा प्रताप, यानी राणा सांगा के बाद में राजा कौन बना है? अगला राजा मुख्य रूप से तो उदय सिंह बना है। राणा सांगा और उदय सिंह के बाद में कौन राजा बन रहा है? महाराणा प्रताप बन रहा है। कि राणा सांगा व महाराणा प्रताप के बीच में, राणा सांगा व महाराणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होता, क्या होता? उदय सिंह नहीं होता तो इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल होते। क्यों होते? क्योंकि उदय सिंह एक कमजोर राजा है। वह बार बार अधीनता स्वीकार कर रहा है, वह बार बार युद्ध से भाग रहा है, इसलिए वह एक कमजोर राजा है। कहीं पर भी अपनी बहादुरी का परिचय नहीं दे रहा है। अगर उदय सिंह भी महाराणा प्रताप व सांगा की तरह बहादुरी से लड़ा होता तो इतिहास के पन्ने और उज्जवल होते। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने तो यहां तक कह दिया कि यदि राणा सांगा, ये याद रखना है किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि
राणा सांगा। क्या है? राणा सांगा व महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बीच बीच यदि उदय सिंह उदय सिंह नहीं होता नहीं होता होता तो इतिहास के पन्ने इतिहास के पन्ने पन्ने और भी उज्जवल होते और भी उज्जवल होते। तो यह कोटेशन अपने याद रखना है। किसने कहा था? यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने यह बात कही थी। याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राणा सांगा व महाराणा प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं होता तो इतिहास के पन्ने क्या होते? और भी उज्जवल होते थे। यह बातें हमने की। रानी कर्मावती के बाद में बनवीर मालविक युद्ध के बारे में पढ़ा। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखना है कब हुआ था? 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। बनवीर और उदय सिंह के मध्य हुआ था। उदय सिंह की सहायता किसने की या जान किसने बचाई? तो उदय सिंह की धाय मां थी पन्ना, जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। उसके बाद इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह को भेजा। कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था? याद रखना है, आसाद देवपुरा था। उसके बाद में मालदेव सहायता करता है मालवी के युद्ध के अंदर, किसकी? उदय सिंह की। उसके बाद में झाली रानी को लेकर उदय सिंह व मालदेव के मध्य विवाद होता है। उसके बाद में हरमाड़ा का युद्ध याद रखना है 1557 ईस्वी को हुआ था। उदय सिंह व हाजी का पठान के बीच हुआ था। इसमें रंगराय को लेकर हुआ था। किसको लेकर? रंगराय को लेकर हुआ था, क्योंकि उदय सिंह हाजी का पठान से रंगराय को मांग लेता है और हाजी खां पठान मना कर देता है। और इसमें हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव हाजी खां पठान का सहयोग करता है। ये बात भी याद रखनी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ को। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।